हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वंदना दुबे है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूँ। आज मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज आई है। स्टाफ सिलेक्शन ने निकाला है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी। इसका आप सभी लोगों को काफी दिनों से इंतजार था कि वैकेंसी कब आएगी, कब इसका एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने इसका एग्जाम 2020 में दिया था, उसमें मैंने प्रीलिम्स और मेंस का क्वालिफाई किया था। तो इसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस है, क्या क्या एग्जाम पूछे जाते हैं, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, इसका हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे ये दो इंपॉर्टेंट डेट, 22 ऑफ अगस्त एंड 25 ऑफ अगस्त। ये अगस्त आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बिना देरी किए इसको फटाफट आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो इसमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो इसका लास्ट डेट है 25 ऑफ अगस्त ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। लास्ट डेट में कुछ बहुत सारे बफर्स के कारण कई लोग फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। तो इसलिए इससे पहले लास्ट डेट से पहले ही अपना फॉर्म भर दें और फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, उसके लिए पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। तो इस बार चलिए अब ये देख लेते हैं। इस बार आप देख पा रहे होंगे कि दो दो जेटीओ एंड जीएसटी दोनों की वैकेंसी आई है, इसलिए इसको CJST बोला जा रहा है, कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वैकेंसी। हर बार हमेशा जेटीओ यानी CSL इसकी वैकेंसीज अलग आती थी और आर्म फोर्सेस में जेटीओ की वैकेंसीज अलग से निकाली जाती थी। इस बार एसएससी ने जेएसटी और जेटीओ दोनों की वैकेंसी साथ में निकाली है, जो 300 प्लस वैकेंसीज हैं। काफी अच्छा नंबर है ये। अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप, अच्छे से अगर आपका इंग्लिश और हिंदी में अच्छा कमांड है तो आप जरूर इस बार सिलेक्शन लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। और इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपका वैकेंसीज, हाँ जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 300 प्लस वैकेंसी है। देख पा रहे हैं 312 वैकेंसी आई हुई है इस बार। काफी अच्छा नंबर है। आपको इसको देख के लग रहा होगा कि हाँ इसमें एक मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। जी हाँ, अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल लग के तैयारी करिए। आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे बिल्कुल। अब उसको दुगनी तुगनी रफ्तार आपको दे देनी है, क्योंकि आपको वैकेंसी पता चल चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देरी किस बात की है। अब आपको अपना जी जान झोंक देना है बिल्कुल, कि मुझे इस बार अक्टूबर में एग्जाम हो, नवंबर में हो या सितंबर में ही क्यों ना हो जाए, मुझे अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि एग्जाम कभी भी हो मुझे उसको निकालना है, क्रैक करना है एग्जाम। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। आपकी नेशनलिटी इंडियन इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट अब देखते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैं इस डेट का बॉर्न हूँ, क्या मेरे पास मैं एग्जाम दे सकता हूँ, मैं नवंबर का बॉर्न हूँ, मैं मार्च का बॉर्न हूँ, क्या मेरे पास अभी एक और लास्ट अटेम्प्ट बचा है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे 1 ऑफ अगस्त यहाँ पे एज इसका रिलैक्सेशन 1 ऑफ अगस्त से दिया गया लिमिट। आप फर्स्ट ऑफ अगस्त से इसको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप 2 अगस्त 1994 के बॉर्न हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आपको एज क्राइटेरिया जरूर देख लेना है कि आपके एज सिलेक्शन क्या है। 18 से 30 साल के लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 30 से एक दिन भी ओवर हो चुका है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। इसमें रिलैक्सेशन किस एज रिलैक्सेशन रहता है, SC ST वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का। एक सर्विसमैन डिफेंस के लिए भी एज रिलैक्सेशन रहता है इसमें। क्या सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए, अगर आप ST OBC से हैं तो उसको कहाँ से क्या ऑथोराइज होना चाहिए, अगर आप EWS से फॉर्म भर रहे हैं तो उसका कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे माना जाएगा, वो सब चीजों का आप जरूर देख लें कि यहाँ पे कौन सा मान्य है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ये हमारा क्या होना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स के एग्जाम तक दे करके आ जाते हैं, मेंस तक पहुंच जाते हैं, बट DB में फाइनल उनको पता चलता है कि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको क्लियर ही पता नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए होता है, क्या किस लिए उनको रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट यानी कि उनका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है हिंदी से, बट उसमें इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल में एक मीडियम होना चाहिए या फिर एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर होना चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स किया है इंग्लिश में और बट इसके लिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी आपका मीडियम होना चाहिए या फिर एक सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जरूर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। और अगर आपने मास्टर डिग्री अदर देन हिंदी और इंग्लिश से की है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं है,
बट इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जाम डिग्री। और इनका हिंदी मीडियम होना चाहिए। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है तो हिंदी आपका मीडियम होना चाहिए, और इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक इलेक्टिव या कंपल्सरी सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, आप तब भी एलिजिबल हैं। और अगर आपने मास्टर डिग्री किसी अदर सब्जेक्ट से किया है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी आप इंग्लिश आपका मीडियम है और हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। मैं आपको इसको समराइज करती हूँ। अगर पहले में क्या दिया हुआ है, पहले में ये दिया है कि अगर आपने मास्टर्स हिंदी से किया है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश एज अ मीडियम या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश से मास्टर्स किया है तो ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी आपका मीडियम या इलेक्टिव सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और अगर आपने अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश से किया है मास्टर्स, किसी अदर सब्जेक्ट से किया है, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल मीडियम आपका हिंदी है तो इंग्लिश आपका कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम भी है आपका, मान लीजिए आपने मास्टर्स किसी अदर देन सब्जेक्ट से किया और ग्रेजुएशन में आपका मीडियम इंग्लिश है, तो एक हिंदी आपका सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तब आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका ट्रांसलेशन का होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स आपको जरूर किया होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स डिग्री किए हैं, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने मास्टर डिग्री के साथ साथ अपने डिप्लोमा का भी कोर्स किया है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपका ये इसको बहुत वाइस वर्सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अब सीधे हिंदी का भी देखें तो उसमें भी सेम वही चीज बोला गया है कि अगर आपका हिंदी अगर मास्टर्स में है, इंग्लिश ऐसा इंग्लिश अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, मीडियम या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है बिल्कुल कि अगर आपने मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी से आपने मास्टर्स किया हुआ है, किसी अदर सब्जेक्ट से किया है, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे वो मीडियम इंग्लिश रहा हो या फिर हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। अगर हिंदी मीडियम रहा है तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ मानता क्या है, क्या चाहिए होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसका एग्जाम क्या होता है, इसमें दो एग्जाम होते हैं। एसएससी में दो बार पेपर कंडक्ट कराता है, एक बार प्रीलिम्स और एक मेंस। प्रीलिम्स में आपके हिंदी और इंग्लिश आते हैं, जनरल हिंदी 100 नंबर का जनरल इंग्लिश, और मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, ट्रांसलेशन एंड एसे राइटिंग। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छे नंबर लाए हैं तो वो नंबर सेकंड आपको मेंस में ऐड जोड़े जाते हैं, दोनों को ऐड करके आपका कट ऑफ नंबर होता है, सिलेक्शन होता है आपका। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा नंबर आपके प्रीलिम्स में ले आते हैं और मेंस में थोड़ा कम भी है तो भी चल जाता है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छा कमांड होना चाहिए, आपको उसको अच्छे से पढ़ाई करनी है उसकी, आपको पूरा अच्छा सिलेबस वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाली हूँ कि इसमें पूरा डिटेल सिलेबस क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, क्या सही डायरेक्शन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी पूछ क्या रहा है। मैं उसके लिए प्रीवियस इसका पेपर भी है मेरे पास, मैं उसको भी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इंग्लिश से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिंदी में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लीजिए हिंदी में मुहावरा है तो मुहावरा से पिछले साल कितने क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 2 to 3 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि इसका सिलेबस क्या होता है, डिटेल सिलेबस, और आपका किस टॉपिक से किस ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सीधे एकदम करियर ओरिएंटेड, करियर एकदम फोकस करके सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर सकें। आपको पता हो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है हिंदी का, इस टॉपिक से लास्ट ईयर इतने क्वेश्चंस आए हैं, इस बार भी आएंगे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में आपको पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किसकी तैयारी मुझे करनी है, तो ऐसे ही आप कर ले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके लिए रिलेटेड लाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे वीडियोस को जरूर देखिए, वीडियोस पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। और फॉर्म भरते समय बहुत सारे कुछ गलतियां ना करें, ध्यान रखें कि फोटोज अगर आप लगा रहे हैं तो फोटोज एकदम बिल्कुल सही हो, कुछ भी क्लासेस लगा के या टेढ़ी फोटो होगी तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो फॉर्म भरते समय कई सारी सावधानियों का ध्यान रखें आप, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर डिटेल्स कुछ अगर आपने गलत डाल दिया तो मेन सिलेक्शन होने के बाद भी आपका प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपको अब उसी डिटेल के बेसिस पे आपका डीबी होता है। तो आपको फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी से आपको डिटेल भरना है, ताकि वहाँ पे कोई भी चूक ना हो। यहाँ पे चूक आपकी बिल्कुल भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि आपको फॉर्म कैसे भर रहे हैं, फोटोज कैसे लगा रहे हैं, और सही समय पे फॉर्म भरिए। और आपका फॉर्म आ चुका है, अब देरी किस बात की है, अपनी तैयारी को तुम दुगनी तिगनी रफ्तार दे दीजिए। आप अच्छे सिलेबस कवर करिए, अपना मॉक लगाइए और अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।